चलिए सर। लास्ट टर्न पर स्टेबिलिटी की बात हम लोग कर रहे थे। कार्बोकेटायन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी पढ़ ली है, ठीक बात। अब अगर हम बात करेंगे तो अगर हम बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, बातें मत करो बेटा, अब थोड़ा इधर दिमाग लगाओ, है ना। अच्छा, मतलब खतरनाक चीज है, आ रहा है समझ में, अच्छी बात है, तुम काबिल हो ज्यादा तो देखे रहना है ना, नहीं तो निकल जाएगा धीरे से। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अगर बात की जाए तो क्या अपन लोगों को यह पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है H प्लस का निकलना। H प्लस जब निकलता है तो क्या बनता है, एनायन, और एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन में लिख रहा हूं, कार्बेनाइन नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि माइनस कार्बन पे आए, ऑक्सीजन पे आए, नाइट्रोजन पे आए, किसी पे भी आ सकता है यार। अब यार किसी भी एनायन को अगर स्टेबल करना है तो जाहिर सी बात है अपने को उससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप चाहिए होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, माइनस एम इफेक्ट के होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, माइनस आई के होगा। उसके बाद अगर देने वाले आए तो आप चाहोगे कम से कम मिले इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, प्लस आई। और फिर अगर कहीं प्लस एम से देने की बात कर दी तो मामला गड़बड़ा जाएगा, यानी नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आप इसी सीक्वेंस में देखते हैं, यानी 1 2 3 और 4। अच्छा, एक ये जो अपन लोग नंबर बनाते हैं ना, ये नंबर क्या हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर मेरे पास 4 मॉलिक्यूल है और 4 मॉलिक्यूल में एक जगह पर माइनस एम इफेक्ट है, जो क्या कर रहा है, वो ज्यादा लीडिंग इफेक्ट है। भाई हो तो बहुत सारे इफेक्ट सकते हैं, तो अगर माइनस एम एक जगह पर ज्यादा लग रहा है, यानी कि माइनस एम जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो वो ज्यादा अच्छा एसिड होगा। फिर माइनस आई वाले में, फिर उसके बाद प्लस आई, और फिर सबसे लास्ट में कौन जाएगा, प्लस एम। इतनी बात समझ में आ रही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेंजीन है, यहां हमने OH लगाया और यहां बेटा NH2 लगाया। OH लगाया, यहां CH3 लगाया। OH लगाया, Cl लगाया, सॉरी पैरा पर ही लगाओ यार, Cl लगाया और यहां पर CHO लगाया। और हमसे कहा गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो। बना लो सवाल, जरा उतार लो भैया। पहला काम क्या करोगे, अच्छा एक बात और है, देखो इधर, अगर अपने पास कभी भी ये दिमाग लगाना है, देखो कि मैं H प्लस कहां से निकालूं, तो बड़ी सिंपल कहानी है, वो हाइड्रोजन H प्लस की तरीके निकलेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो। तो आपके पास एक कंफ्यूजन आ सकता है कि सर अपन नाइट्रोजन से निकालें कि ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ऑक्सीजन से ही निकालेंगे।
अब बड़ा सिंपल कहानी है, सारे लोग पैरा पर लगे, अगर पैरा पर लगे तो आप सबके बारे में सारी बात कर सकते। कितने लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन कल पढ़ लिया है? पढ़ा है सर? क्यों बोला था? पढ़ा तो हम रही हैं। अगर आपने हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया है तो क्या आपको यह बात समझ में आ रही है कि एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो हाइपर कंजुगेशन दिखाते हैं? हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन को, कार्बन फ्री रेडिकल को और डबल बॉन्ड को स्टेबल करता है। बोलो बेटा, हाइपर कंजुगेशन 3 चीजों को स्टेबल करता है। किसको किसको? कार्बोकैटायन। अब जिनको नहीं आता है वो याद करें यहीं से। कार्बोकैटायन मतलब C+, कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड। कार्बन आयन का हाइपर कंजुगेशन से कोई संबंध नहीं है। हाइपर कंजुगेशन जो है, क्या उसी का नाम मैंने लिखवाया था कि नो बॉन्ड रेजोनेंस? बोलो सर। या मैं उसको बोल रहा था बेकर नेथन इफेक्ट? बोलिए सर। या सिग्मा टू पाई बॉन्ड कन्वर्जन? यही था मामला। इसका मतलब सीधा सा है कि जो हाइपर कंजुगेशन है वो अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा लग रहा है, और जो एल्किल ग्रुप है अगर वो बेंजीन रिंग में ऑर्थो या पैरा पर है, कहां पर है? ऑर्थो या पैरा पर, तो वो हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो कॉपी में कहीं लिख लो, एल्किल ग्रुप हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एल्किल ग्रुप हैविंग अल्फा हाइड्रोजन if present on benzene ring at ortho and para position shows hyperconjugation effect, shows hyperconjugation effect। पैराग्राफ चेंज करिए। एट मेटा पोजीशन नो हाइपर कंजुगेशन कंसीडर्ड। एट मेटा पोजीशन नो हाइपर कंजुगेशन कंसीडर्ड। किसी भी प्रकार का कोई हाइपर कंजुगेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर है मामला? किसी प्रकार का कोई हाइपर कंजुगेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाइपर कंजुगेशन भी इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट है। नीचे लिखिएगा, हाइपर कंजुगेशन इज अ परमानेंट इफेक्ट। जैसे बाकी दो थे, कौन कौन बेटा? आई इफेक्ट और मीजोमेरिक या आर इफेक्ट, एक ही बात है। ये दोनों परमानेंट है तो हाइपर कंजुगेशन भी क्या होगा? परमानेंट इफेक्ट है। ठीक बात। एक छोटी सी बात लिख लोगे तो दिमाग में, मैं क्या कर रहा हूं, जो कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, यानी सब पढ़ने के बाद जो कंफ्यूजन रहता है उसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इन जनरली बोला जाता है कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो ज्यादा इफेक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू हाइपर कंजुगेशन। कुछ जगहों पे हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा, अभी हम उनकी बात छोड़ रहे हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा इफेक्टिव है। और उसके बाद बेटा कौन आता है? आई इफेक्ट। ये साइड में बना लीजिए। तो अब से क्या करना, जब कभी भी बेंजीन रिंग पर कोई एल्किल लगाओ और मैंने लिखा है एल्किल ग्रुप हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, यानी अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो आप उनका प्लस आई लिखते ही हो। अब साथ में क्या लिखोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन भी। ठीक बात है? क्योंकि यार तुम कहीं भी सोल्यूशन देखोगे या कुछ भी देखोगे तो बार बार वो हाइपर कंजुगेशन लाएगा और तुम्हारा दिमाग होगा खराब वहां पे। तो उससे बचने के लिए शुरुआत से ही ध्यान रखना है। आइए इधर देखिए, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है बेटा? ये अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देगा यहां पर। अब क्योंकि हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, जो H+ है उसे हटाकर सबके ऊपर क्या बना लेते थे? नेगेटिव चार्ज। बना लीजिए सब लोग।
बहुत आराम से हंसते खेलते निकल जाएगा मामला। अब इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करना है तो जाहिर सी बात है कि किसी भी चार्ज को स्टेबल करना है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बस इतना अपन लोग देख रहे हैं। तो NH2 का इफेक्ट लगा +m और -I, लेकिन इन दोनों में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, +m। गोला बना लिया, क्योंकि गोले का मतलब हम इसी से कंपेयर करेंगे। क्या मेथिल पैरा पर लगा है और यहां अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, 3, तो इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है और +I भी। क्लियर है मामला। अगली कहानी कुछ भी नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। Cl सर, इनके पास भी लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर अपना रेजोनेंस में इन्वॉल्व कराते हैं, तो +m इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हेलोजन, तो -I, लेकिन -I ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। गोला बना लीजिए। CHO, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो क्या रिंग से अगर कोई ऐसा सिस्टम अटैच है जिसमें A डबल बॉन्ड B है और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ज्यादातर कार्बन से ज्यादा होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या रिंग की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर आती हुई नजर आती है। इसका मतलब -m इफेक्ट और साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हैं तो -I, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर माइनस। अब सर 1 2 3 4 जो लिखा है वो काम आएगा। -m जहां लग रहा है वो नंबर 1 पर आ जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद -I, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद +I और हाइपर कंजुगेशन, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, +m। क्लियर है मामला, बना लीजिएगा। और यहां हम बोल सकते हैं कि यहां पर -m अगर है तो नेगेटिव चार्ज काफी कम होगा, -I से थोड़ा सा कम होगा, यहां जितना है उतना ही रहेगा। यहां हाइपर कंजुगेशन और +I इस चार्ज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, +m वाला इस चार्ज को और बढ़ा देगा, यानी हाईली अनस्टेबल कंडीशन पे ये आ जाएगा। क्लियर है मामला, इतनी बातें। क्या है भैया, यहां तक क्लियर है मामला। अगली कहानी चलें, हटाएं। अब सर इस पर एक सवाल आता है जो अपने को याद होना चाहिए, उसके लिए लिखिएगा पिक्रिक एसिड अब हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। यहां पर पियो मत फिनॉल, क्या लिखा है बेटा, पिक्रिक एसिड पियो मत फिनॉल। लिख लीजिए, बगल में लिख लीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है, जो अच्छा एसिड होता है उसका pKa कम होता है। चला जाए, आइए। पहला सर पिक्रिक एसिड, इससे हमारे सामने आएगा बेंजीन रिंग है और OH लगा है और 2,4,6, यानी जिसको अपन लोग 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल भी कह सकते हैं, ये यहां पर मौजूद है। तो यहां इसका एक दूसरा नाम लिख लीजिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। 4 नंबर का सवाल आता है, बातें मत करो, देखते जाओ नहीं तो मर जाओगे वहां पर। पीओ, पीओ का मतलब है पैरा और ऑर्थो, और अब हम लोग मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो की बात करेंगे, यानी कि OH होगा और पैरा पोजीशन पर क्या लगा होगा, NO2। ये आएगा P से, O से आएगा OH होगा
और ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा होगा, नाइट्रो। मत से आएगा मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगाना है। और फिनॉल का मीनिंग आप सबको पता है, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, OH। ये कह रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। अभी हम रिजल्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। और यहां पर जरूर लिखिएगा जिससे आपको इंडिकेशन रहे, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सामना हो चुका है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। मेटा नाइट्रो फिनॉल, और ये अपना नॉर्मल फिनॉल। ठीक बात। अगर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना होता, ये तो रिजल्ट है, रिजल्ट याद रहना चाहिए, आगे पीछे कर लेंगे। अच्छा एक बात और बता दो, अगर ये रिजल्ट है तो क्या ये बात कंफर्म है कि लेफ्ट से राइट जाते समय पी के वैल्यू बेटा इंक्रीज कर रहा होगा? क्योंकि जितना बेकार एसिड होगा उसका पीके उतना ज्यादा होगा। और हम लोग जब एनसीईआरटी का डेटा पढ़ेंगे, मंडे को मैं एनसीईआरटी का डेटा भी आपको पढ़ाऊंगा, जब भी हम किसी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं तो पीके वैल्यू से ही देखा जाता है। क्लियर है बात? अब सर क्या करिएगा, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो यहां पर एक बात तय है कि यहां माइनस बना लो सब पर। अब ये माइनस जितना जल्दी आएगा और जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा उतना अच्छा हमारा एसिड होगा। क्या सर, यहां पर NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगे हुए हैं, इसका मतलब NO2 का -M -I दोनों इफेक्ट काम कर रहे हैं। बोलो भैया। और यहां पर कौन सा फैक्टर है जो डोमिनेटिंग फैक्टर है? -M, यानी वो इस नेगेटिव चार्ज को अच्छा खासा नीचे गिरा देगा। क्लियर है मामला? जिसकी वजह से पिक्रिक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जितने भी फिनॉल वाले। एक और बात, अगर कल को मेरे सामने बेंजोइक एसिड आ जाता, क्या आ जाता, तो आपको याद रखना है कि जिनका नाम ही एसिड है उनसे तगड़ा एसिड कोई नहीं होगा। तो बेंजोइक एसिड जो है वो पिक्रिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक बात है ना? ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फिनॉल की जो फैमिली है उन सदस्यों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? पिक्रिक एसिड। क्लियर है मामला? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सर पैरा पोजीशन पर -M भी लग रहा है, -I भी लग रहा है, हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर -M है। ऑर्थो पर -M भी लग रहा है और -I भी, डोमिनेटिंग फैक्टर -M है। अब कुछ लोग ये कहेंगे, सुनिएगा, जो आपके मन में कंफ्यूजन आएगा, आप ये कहोगे कि सर थोड़ा सा अपने को गलत लग रहा है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर -I ज्यादा होता है और पैरा पोजीशन पर -I कम होता है, तो ऑर्थो वाला जो है वो ज्यादा क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। जवाब ये है, जब ऑर्थो पोजीशन पर इस तरीके से बना होता है तो क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? बोलो बेटा, कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंट्रामॉलिक्यूलर। अब यार अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या ये H उतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा जितनी आसानी से ये निकल जाएगा। इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल से वीकर एसिड हो जाता है, वरना उसके सारे फैक्टर उसके फेवर में काम कर रहे हैं। ठीक बात है, इसलिए हमने आगे पीछे किया। पहली बात तो ये। यहां आते हैं,
क्या मेटा पोजीशन है केवल और केवल क्या लग रहा है, माइनस आई। अगर माइनस आई लग रहा है तो माइनस आई काम तो कर रहा है लेकिन माइनस एम के रिस्पेक्ट में काफी कम रहेगा मामला। और सबसे लास्ट में कौन है, फिनॉल। क्लियर है मामला, बना लीजिए प्रॉपर इसको। पिक्रिक एसिड पियो मत, फिनॉल। बोलते रहो बेटा मेरे, अपने को क्या करना है सुनना। एच बॉन्ड कब हो रहा है, जब एच है। अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, बाकी थोड़ा बहुत हम बोलेंगे, झेल लेना यार, आपस की बात है, कोई वो थोड़ी है ना कि गधे हो पागल हो, तो तुम हो ही, उसमें कौन नया बात है। और हम ही तो कह रहे हैं, कोई बाहर वाला कहे तब दिक्कत है ना यार। बेटा एच बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए, तो अगर हाइड्रोजन रहेगा तो तुम कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हो, एसिडिक स्ट्रेंथ। तुमको हाइड्रोजन फंसा के रखना है कि निकालना है बाहर एच प्लस की तरह, निकालना है, तो मामला गड़बड़ा गया ना। क्लियर है मामला। तो इतनी बात आपको हर हालत में ध्यान रखनी है सर। अगली कहानी, अगला सवाल लिखिए सर इसी में। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की ही बात कर रहे हैं, उतार लिया था ना। टॉटोमेरिज्म पढ़ा था आपने, वही फैक्टर काम करेगा। टॉटोमेरिज्म पढ़ा था आपने, वही फैक्टर काम करेगा। क्या हाइड्रोजन होना अच्छी बात, हर वो हाइड्रोजन जो H प्लस की तरीके निकल सकता है, क्या वो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता था। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब अपने पीछे छूटा हुआ, बोलो, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए कुल मिलाकर। क्या यहां पर अगर ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन की तरीके निकला तो यहां निगेटिव चार्ज आएगा और वो दोनों तरफ से बेटा किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, रेजोनेंस में हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यहां आते हैं, अगर आप अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या वो रेजोनेंस में सिर्फ एक ही तरफ इन्वॉल्व होगा, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज मोर डिलोकलाइज्ड इन स्ट्रक्चर 1, यानी ज्यादा रेजोनेंस कहां है, फर्स्ट पार्ट में। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट का ग्रेटर देन सेकेंड। क्लियर है बात, वहां लिखिएगा नेगेटिव चार्ज मोर डिलोकलाइज्ड इन स्ट्रक्चर 1, इन स्ट्रक्चर 1। अगली कहानी, रेजोनेंस होना अच्छी बात है लेकिन इफेक्टिव रेजोनेंस होना बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं फिर उसका मतलब समझाऊंगा। इक्विवेलेंट रेजोनेंस more effective than non-equivalent resonance। पहली लाइन लिखिएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस मोर इफेक्टिव देन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस।
इक्विवेलेंट रेजोनेंस नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक बात। इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, सेम एटम्स के बीच में होने वाला रेजोनेंस। तो लिखिएगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस मींस equivalent resonance means resonance between same atoms, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा चार्ज डिलोकलाइजेशन, यानी जो चार्ज का डिलोकलाइजेशन है वो कहां होना चाहिए, सेम एटम्स के बीच में। एक सवाल से चीजों को समझेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, वाई एसिटिक एसिड stronger acid than phenol। एसिटिक एसिड फिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है। अब अच्छा, ये रीजन नहीं देंगे कि इनका नाम के पीछे एसिड लगा है। अरे बोलो ना यार, आपस में समझने के लिए बात ठीक है, तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बैठाल रही है कि जिनके नाम के पीछे ही एसिड लगा है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो फिनॉल वाले से ज्यादा अच्छा एसिड होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि हम ये रीजन नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे सर, एसिटिक एसिड बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, या हम लोग फिनॉल बनाते हैं। चेक करने का तरीका अपना वही पुराना, दोनों से क्या करेंगे, H+ निकाल देंगे और H+ निकाल कर देखेंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल एनायन फॉर्म कर रहा है। तो यहां से अगर मैं H+ निकालूंगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O- आएगा। यहां से मैं अगर H+ निकालूंगा तो ये अपनी बेंजीन रिंग होगी और यहां पर O- आएगा। यहां पर बेटा रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, यानी यहां रेजोनेंस है। यहां पर भी रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और यहां पर रेजोनेंस में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। ज्यादा एरो दिख रहे हैं आपको, 4 एरो का मतलब होता है 4 बनेंगे, एक ये खुद है, तो टोटल कितने हो गए, 5। नहीं समझे, कितने एरो बने हैं, 4। तो इसका मतलब 4 तो एरो से और एक ये खुद, क्योंकि खुद वाला भी काउंट किया जाता है। पेपर में ये याद रखना, अगर वो कहे कि खुद वाले को काउंट ना करो तो घटा के 4 लिखना। और अगर वो नॉर्मल पूछे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, वो ये नहीं कहेगा कि इसको इंक्लूड करके, वो कहेगा बताओ इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, मतलब उसको भी कंसीडर करना है। तो कितने आएंगे, 5। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन सर रेजोनेंस कौन सा वाला बढ़िया हो रहा है। तो क्या यहां सेम एटम के बीच में रेजोनेंस हो रहा है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के। और यहां जो रेजोनेंस हो रहा है बेटा, वो क्या ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में हो रहा है। तो इसका मतलब ये रेजोनेंस है नॉन इक्विवेलेंट और ये कौन सा वाला है, इक्विवेलेंट। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर जो रेजोनेंस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। और यहां जो रेजोनेंस हो रहा है वो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। क्या ये बात आपकी समझ में आती है। अब सर क्या मुझे पता है कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव होता है, मोर इफेक्टिव। इसका मतलब क्या ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस इस चार्ज को बगल वाले के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल कर देगा, और ज्यादा स्टेबल अगर हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, एसिटिक एसिड मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। क्लियर है मामला। तो ये फैक्टर भी आपको याद रखना है।
तो एसिडिक स्ट्रेंथ का फैक्टर मैंने आपके सामने लिखा दिया है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला हेडिंग डालिएगा, ऑर्थो इफेक्ट, हटाएं इसको। अगला हेडिंग डालिए, ऑर्थो इफेक्ट ठीक बात। पहले इसका एप्लीकेशन लिखिएगा, लिखिए बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज मैक्सिमम एसिडिक, बेंजोइक एसिड is always maximum acidic as compared to the बेंजोइक एसिड जहां लिखा था वहां लिखना ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, लिख देगा। ऑर्थो इफेक्ट है ना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, अभी केवल रिजल्ट लिखो फिर समझेंगे इसको। बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन इट्स, अब आइसोमेरिज्म पढ़ा है तो तुम समझ पाओगे, देन इट्स positional isomers as well as benzoic acid। अपने पोजिशनल आइसोमर से भी ज्यादा अच्छा एसिड है और बेंजोइक एसिड से तो अच्छा है ही। अंडरलाइन करिएगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, और गौर से बात को सुनिएगा, ठीक बात। एक कहानी मुझे ये बताइएगा, एक एक करके लाइन को समझना। पहला पॉइंट, बेंजोइक एसिड की दास्तान सुन लें जरा, और जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे ही समझ में आना भी चाहिए आपको। कब लगेगा कब नहीं लगेगा ये सारी बातें करेंगे। ये हमारा बेंजोइक एसिड है, ठीक बात। अपने को लग रहा है COOH ग्रुप H+ निकाल देगा। नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड के बीच में एक समस्या है। क्या समस्या है उसको समझना। मैं बेंजोइक एसिड को इसी के भाई से भिड़ा दे रहा हूं, यानी कि फॉर्मिक एसिड से। दोनों बनाइए कॉपी में, फॉर्मिक एसिड और यहां लिखिए बेंजोइक एसिड, तब आपको इस इफेक्ट की असली कीमत समझ में आएगी। वरना मैं ऐसे लिखा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। पहले यह पता हो कि दिक्कत क्या है, यानी बीमारी अगर मालूम होगी तो पता रहेगा। जैसे तुम बीमार हो और तुमको पहुंचे तुम किसी के पास, तुमने खूब दवा दारू किया, पहले दारू किया होगा बाद में दवा किया होगा, तो तुमने खूब दवा दारू किया और तुम्हें कोई फायदा नहीं मिला। फिर तुम एक बाबा के पास पहुंचे और वहां बोले तो उसने कहा कि एक काम करो, ये पकड़ो, 2 पत्ती थी, बोले इसको खा लो, और खाए और ठीक हो गए। तो तुम क्या कहोगे कि यार हम बहुत जगह बीमार थे, बहुत समय से बाबा के पास गए और उन्होंने हमको ठीक कर दिया, इतना एहसान है। बात समझिएगा। अब दूसरा फेज, तुमने इलाज जब कराया तो तुमने खूब सारी रिपोर्ट्स निकलवाई और हर रिपोर्ट में आया कि तुम्हारी खोपड़ी में एक बड़ा सा ट्यूमर है, और डॉक्टर्स ने कहा कि भाई इसका इलाज करना पड़ेगा, ऑपरेशन करेंगे, 99.99% चांस है कि तुम बचोगे नहीं, क्योंकि जब मैं ट्यूमर निकाल रहे होंगे तो फट जाएगा और मर जाओगे तुम, ये तय बात है। अब तुम्हें बीमारी मालूम है, अब तुम्हें बीमारी की वैल्यू मालूम है कि इतनी बड़ी बीमारी है। अब तुमने हजारों जगह इलाज कराया,
सेम प्रोसेस, तुम उस बाबा के पास पहुंचे, उसने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे साथ 2 दिन यहीं रुको, ठीक कर देंगे। वहीं रहे, उसने कहा ये सवेरे जाओ नहा के आओ, ये 2 पत्ती लो, मुंह में डालो, पानी पियो, जाओ सूर्य के सामने बैठो 2 घंटे। अब तो तुम जो कहेगा वो करोगे। 2 दिन बाद बोले बेटा अब जाओ रिपोर्ट दोबारा से देखो जाके। जब गए रिपोर्ट तो पता चला ट्यूमर गायब है। अब इस दूसरी कंडीशन में बीमारी वही थी, पहले तुम्हें उसकी जानकारी नहीं थी और अब तुम्हें उसकी जानकारी है। इन दोनों सिचुएशन में किस सिचुएशन में तुम ज्यादा वैल्यू मानोगे सामने वाले की, ज्यादा इज्जत करोगे? दूसरे वाले में, क्योंकि जितनी बड़ी समस्या का समाधान हुआ है उसकी वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा है। तो अभी हम समस्या की बात कर रहे हैं, बाद में बात करेंगे कि उसका समाधान क्या है। अब मुझे बताइए, अगर ये दोनों लोग हैं तो एसिड फैमिली से, इनका कारोबार ही एसिड जैसा है, एसिड की बोतलें इनके दादा परदादा बनाते चले आ रहे हैं। बोलो सर, H+ निकाला। जब आपने यहां से H+ निकाला तो देखिएगा जरा, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH है, और क्योंकि आपने H+ निकाल दिया है तो यहां नेगेटिव चार्ज आया। ठीक बात, यहां है HC डबल बॉन्ड O-। क्या ये बताइए दोनों में रेजोनेंस है? अच्छा, कौन सा वाला, इक्विवेलेंट या नॉन इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट, फंक्शनल ग्रुप सेम है सर, तो क्या आप बोलेंगे निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, और यहां भी निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये काला वाला आपको दिख रहा है सर, क्या ये निगेटिव चार्ज आराम से रेजोनेंस में जा रहा है और आ रहा है? अच्छा, इधर वाले में एक छोटी सी समस्या है गुरु। क्या समस्या है वो समस्या ये है कि जब ये रेजोनेंस हो रहा है तो यहां इसको एक कॉन्जुगेशन मिल रहा है, और ये बेंजीन रिंग क्या कहेगी कि ए भैया हम भी करेंगे रेजोनेंस। पिंक वाला बॉन्ड दिखा या नहीं बेटा? अब ये बताओ, ये जो पिंक वाला रेजोनेंस है, इस काले वाले रेजोनेंस के रास्ते में एक अवरोध पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा है? यानी जब पिंक वाला रेजोनेंस होगा उस समय इस नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा, यानी ये बीच में अड़ंगा मार रहा है या नहीं मार रहा है। दिस इज कॉल्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या कहलाता है? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां पर सर क्या हुआ, क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब ये अगर तुम पूछो कि ये क्रॉस कॉन्जुगेशन मैं अगर कहूं तुम्हारी नजर में क्या है, तो तुम कहोगे सर यहां उतना बढ़िया से रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है जितना बढ़िया से उधर हो रहा था। है दोनों में इक्विवेलेंट, तो क्या क्रॉस कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के इंपैक्ट को डिक्रीज कर रहा है? और अगर डिक्रीज कर रहा है तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि यहां पर इन दोनों में ज्यादा अच्छा यानी मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। अब हम इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों में ही रेजोनेंस क्या है, इक्विवेलेंट। लेकिन अब भी ज्यादा इफेक्टिव कहां पर है, फॉर्मिक एसिड के फॉर्मेट आयन में। तो इसका मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या इस बात से इस बेंजीन रिंग का दिल टूट जाएगा? बोलिए सर। यानी कि बेंजोइक एसिड कहेगा कि नहीं यार ये दिक्कत की बात है, ठीक है ना। अब सर पहले इतना उतार लीजिए, यानी बेंजोइक एसिड में समस्या जो है वो आपको समझ में आई, वरना आप अभी तक क्या सोचते, COOH लगाए मतलब बहुत बढ़िया रेजोनेंस है। आपको पता चल रहा है कि बेंजीन के साथ दिक्कत है। ये हंस रही है क्या? मुंह बंद कर दो इसका। अरे आओ यार, तुम तो हाँ फर्जी बहुत दाएं बाएं की बात करने में ज्यादा आ जाते हो। तुम्हारा ही बनाए हैं चेहरा, हाँ नहीं समझोगे तो साले रोगे, अभी देखते जाना।
अब ये कहानी क्या है, इसमें नाम क्या है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। अब मुझे ये बताओ सर, तुम ये कहोगे सर अगर बेंजीन रिंग ना होती तो हमारे रेजोनेंस में अड़ंगा ना मारता ही है और चुपचाप बढ़िया से रेजोनेंस हो जाता और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती। यानी सारा खेल क्या मेन वजह कौन है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्लियर बात? अब सर ये जो आपकी समस्या है, इस समस्या का हल क्या है? मैं ये कह रहा हूं अगर आपकी बेंजीन रिंग ये आपका COOH वाला ग्रुप है, अगर ये बेंजीन रिंग किसी कारण से आउट ऑफ प्लेन हो जाए विद रिस्पेक्ट टू COOH ग्रुप, तो क्या आपका काम हो जाएगा? क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए सारे एटम्स को एक प्लेन पर होना चाहिए, यही मेन शर्त है। तो अगर आपकी बेंजीन रिंग किन्हीं कारणों से आउट ऑफ प्लेन हो जाए तो क्या रिंग का रेजोनेंस खत्म हो जाएगा? और रिंग का रेजोनेंस अगर खत्म होगा तो जाहिर सी बात है कि केवल एक साइड रेजोनेंस चलेगा, यानी क्रॉस कॉन्जुगेशन इफेक्ट समाप्त हो जाता है। अब मैंने अगर कहा आउट ऑफ प्लेन करना है, तो आउट ऑफ प्लेन अगर करना है तो हमें क्या बेंजीन के कंधों पर कुछ भार रखना पड़ेगा? अगर हम यहां कुछ वेट लगा दें, जैसे आप मेरे कंधे पर कोई भारी भरकम चीज रख दें तो अपने आप ही मेरी गर्दन झुक जाएगी। बोलिए सर। अच्छा ये बताइए, कंधे पर कुछ भी रख देंगे तो झुक जाएगा? दो ठो चींटी ला के बैठाल दोगे तो क्या झुक जाएगा? नहीं। यानी जो ग्रुप लगाओ वो ग्रुप कैसा होना चाहिए? भारी भरकम, जिसको अपन लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं बल्की ग्रुप। क्या बोलते हैं? बल्की ग्रुप। तो ग्रुप कैसा होना चाहिए? बल्की। और दूसरी बात कहां हो? कंधे पर। ये नहीं जैसे हमने तुमसे कहा कि हम खड़े हैं, तुमने कहा कि हमें तुम्हें झुकाना है, तो हम एक काम करें 10-10 किलो दो बांट लाए और लाख मेरे पैरों बांध दिए, पैर पे नीचे बांध दिया, अब बोले अब तुम झुक जाओगे। नहीं सर, सीधा फंडा है कि आपको कहां रखने पड़ेंगे? कंधे पर। और उससे बढ़िया आप क्या करिए, 1-1 किलो का बांट लाइए और डोरी लाख बस एक तरफ बांध दीजिए। बोलो यार, एक तरफ बांधने से क्या होगा? वो बैलेंसिंग भी नहीं हो पाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब है, अगर मैं बेंजीन रिंग की कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा दूं? कोई बल्कि ग्रुप लगा दूं। तो अगर बेंजीन रिंग पर ऑर्थो पोजीशन पर कोई बल्कि ग्रुप लगा है तो क्या बेंजीन रिंग आउट ऑफ द प्लेन हो जाती है? आउट ऑफ द प्लेन अगर हो जाती है तो क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या सर? क्रॉस कॉन्जुगेशन। सीधी सीधी कहानी, क्या खत्म हो जाएगा? क्रॉस कॉन्जुगेशन अगर खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब इसका फायदा हमें कहां मिलेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बना लीजिए सर, क्यों कर रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। अच्छा दोनों तरफ लगा दो तो और बढ़िया बात है। अरे बोलो चाचा, दोनों ऑर्थो पे लगा दो तो और बढ़िया बात है, तब तो और 100% आउट ऑफ द प्लेन हो गया। यानी कुल मिलाकर आप ऑर्थो इफेक्ट में क्या करते हैं? बेंजीन रिंग COOH के रेजोनेंस में अड़ंगा डाल रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा है, रेजोनेंस ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अच्छे से होने नहीं दे रहा है, डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो हम बेंजीन को रास्ते से हटाने का काम करेंगे। हटाने के लिए हमें बेंजीन को COOH ग्रुप के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ द प्लेन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर भारी भरकम यानी बल्कि ग्रुप लगा देते हैं। क्लियर है मामला? बल्कि ग्रुप में कौन से हैं जिनका एक छत्र राज है? एल्किल ग्रुप, CH3, C2H5, C3H7, ये सब के सब कैसे ग्रुप होते हैं? बल्कि ग्रुप।
इतना ही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है सर, है ना। अच्छा एक बात याद रखना, कंधे पर चींटी बैठालने से, बोलो, कंधे पर 4 पत्तियां रख देने से कंधा झुकने वाला नहीं है। कुल मिलाकर तुमको बेंजीन को पुष्पा बनाना है। अरे बोलो भैया, अगर ये पुष्पा बनेगा तभी काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। तो पुष्पा बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, भारी भरकम ग्रुप लगाने पड़ेंगे। कौन कौन से बल्कि ग्रुप मार्केट में हैं? पहला, आर अगर लगाए तो वो किस कैटेगरी में आता है, बल्कि में। और दूसरा याद रखना, थर्ड पीरियड एलिमेंट होने चाहिए। कौन सा पीरियड, थर्ड। सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनका जो ग्रुप लगा होगा वो ऑर्थो इफेक्ट क्रिएट नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो जनरली थर्ड पीरियड हो या आर वाला। इसी ऑर्थो इफेक्ट को देखकर ही पुष्पा मूवी बनाई गई थी, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। कुल मिलाकर तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए यार, हंसी मजाक अपनी जगह है, ऑर्थो इफेक्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है ये समझना है, ठीक बात। अच्छा एक बात बताइए, क्या यहां पर आपने किसी आदमी को रेजोनेंस से भगा दिया है? बोलो सर। यानी कि अरे वो काम गलत कर रहा था, वो बीच में अड़ंगा डाल रहा था, लेकिन कर तो वो रेजोनेंस ही रहा था। तो अगर किसी भी चीज को आप रेजोनेंस में होने से रोकते हैं तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। क्या कहलाता है? स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो इसी को SIR इफेक्ट भी कहा जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बेसिकली SIR नाम हम लोग बेस के रिस्पेक्ट में बोलते हैं जब हम लोन पेयर को रेजोनेंस में जाने से रोकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर यहां भी हम रेजोनेंस से इसको रोक ही रहे। क्लियर है बात? तो नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, वो हाँ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग ऑफ बेंजोइक एसिड is stronger acid than, is stronger acid than benzoic acid, normal benzoic acid, due to ortho effect, due to ortho effect और SIR इफेक्ट, SIR ब्रैकेट में लिखिएगा, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। ज्यादातर हम इसका नाम क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर है मामला? इतनी बात आपको ध्यान रखनी, ठीक बात। तो अब जब कभी भी बेंजोइक एसिड है मान लो, क्योंकि हमको तो क्रॉस कॉन्जुगेशन रोकना है, ऑर्थो पोजीशन पर हमें कोई बल्कि ग्रुप यानी कि एल्किल वेल्किल दिखा तो हम वहां पर क्रॉस कॉन्जुगेशन कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है बात? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, बेंजोइक एसिड में, ऐसे ही लिखो हिंदी में, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर, बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर अगर बल्कि ग्रुप लाइक एल्किल लगा है, लाइक एल्किल लगा है, तो हम क्रॉस कॉन्जुगेशन कंसीडर नहीं करेंगे, तो हम क्रॉस कॉन्जुगेशन कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि अब बेंजीन रिंग
डबल OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ प्लेन हो चुकी है। क्योंकि अब बेंजीन रिंग C डबल OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में आउट ऑफ प्लेन हो चुकी है। क्रॉस कॉन्जुगेशन इफेक्ट जितना कम, क्रॉस कॉन्जुगेशन इफेक्ट जितना कम, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। पैराग्राफ चेंज। ऑर्थो इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब मैं यहां क्या लिखूंगा, एक लाइन, ऑर्थो इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ये केवल इसी पर ही काम करेगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। जितना ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, रिंग उतना ज्यादा आउट ऑफ प्लेन होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है मामला। अब एक बात याद रखिएगा, अगर देखो इधर बल्कि ग्रुप, क्या हम लोगों ने बोल रखा है कि एल्किल ग्रुप होता है, यानी कि CH3 C2H5 आइसोप्रोपिल। इधर देखो, ग्रुप को जितना बड़ा करते चले जाओगे, जितना बड़ा करते चले जाओगे, ऑर्थो इफेक्ट उतना ज्यादा लगेगा, ऑर्थो इफेक्ट उतना ज्यादा लगेगा। कई बार अब अगर एडवांस फॉर्म में आएगा तो ऑर्थो इफेक्ट उतना ज्यादा लगेगा, और ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा लगेगा तो क्या चीज है जो बढ़ जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा हो जाएगी। अच्छे सवालों में काम आएगा। दूसरी बात, बल्कि ग्रुप में आप OR भी कंसीडर कर सकते हो। OR का मतलब OCH3, मेथिल तो लगा ही हुआ है। यानी ऑर्थो इफेक्ट जब भी आता है तो बेंजोइक एसिड को एक प्रकार से ताकत देकर जाता है। अब हम लोगों ने जहां से स्टार्ट किया था कि बेंजोइक एसिड के जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला जो आइसोमर है वो बाकी आइसोमर से ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि वहां पर क्रॉस कॉन्जुगेशन का इंपैक्ट कम हो जाता है। खत्म तो नहीं बोल पाएंगे हम लोग। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, देखिएगा सर, इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आपको कितना आता है, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप चीजों को समझ पाए कि कब आपको लगाना है और कब नहीं लगाना है। जैसे मैं यहां पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में OMe लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, तो जाहिर सी बात है एल्किल है, कोई समस्या की बात नहीं है। तो ये मैंने बनाया ऑर्थो वाला। इसके बाद अगला है मेटा, उसके बाद आएगा बेंजोइक एसिड। ये आपको मुझे समझाना है। उसके बाद आएगा पैरा वाला, और ये ऑर्डर है, मतलब इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, पहले इसको इज्जत से उतार लीजिए।
पहले उतार लीजिए, हम बढ़िया से लिखवा देंगे, टेंशन मत लो तुम। और इस पर सवाल आएगा और मैं बार बार बोल दूं, सुन लो, पेपर में कहीं वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलेगा ऑर्थो इफेक्ट है। आपको याद रखना है कि बेंजोइक एसिड है और आपने देखा ऑर्थो पे कोई बल्कि ग्रुप लगा है तो तुरंत आप बोलेंगे अरे इसमें ऑर्थो इफेक्ट लग गया, यानी कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बाकियों से ज्यादा, उठा के सबसे बाहर फेंक दो उसको। क्लियर है मामला? अब सर मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, क्या इन तीनों में जो जो पूछते जाएं वो बताते चलना, क्या सर मैं ये बोल सकता हूं कि आप मुझसे ये कहेंगे इन तीनों में क्या COOH ग्रुप के साथ बेंजीन रिंग रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? बोलो भैया, है, क्योंकि ऑर्थो पर कुछ भी लगा नहीं है, यानी यहां पर कौन सा इफेक्ट है जो अपना काम कर रहा है? क्रॉस कॉन्जुगेशन, यानी रिंग जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। क्रॉस कॉन्जुगेशन का ये भी मतलब है कि जो रिंग है, अच्छा एक बात बताओ, अगर बेंजीन रिंग रेजोनेंस में है तो उसके साथ जो ग्रुप लगे वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट वो भी करेंगे, और अगर बेंजीन रिंग रेजोनेंस में नहीं है तो जो ग्रुप लगे हैं उनका पार्टिसिपेशन खत्म। अगर कल को कोई मुझसे पूछेगा सुनो तो क्या इन तीनों में क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो मैं बोलूंगा इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? मेटा। मेटा पर रेजोनेंस काम नहीं करता, यानी इसका केवल और केवल कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? -I। यहां पर 0 है मामला, यहां पर +M और -I, लेकिन कौन सा इफेक्ट है जो ज्यादा प्रभावशाली है? +M। क्लियर है मामला? अब इनकी बात करते हैं। क्या मैं यहां बोलूंगा कि बेंजीन रिंग ये क्या हो गई है? आउट ऑफ प्लेन, और उसका रीजन ऑर्थो इफेक्ट है, क्योंकि यहां पर ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। अब सुनिएगा, पेपर में आजकल बहुत बेसिक तरीके से पूछते हैं, हालत खराब कर देंगे तुम्हारी, और जो बता रहे हैं ये तुमको कहीं लिखा विखा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए सोचना पड़ता है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या OMe का अगर कल को पूछ लिए कि OMe का इंपैक्ट क्या है, OMe का इस COOH पर इंपैक्ट क्या है, तो OMe का लोन पेयर रेजोनेंस में बेंजीन के साथ तो है, लेकिन वो रेजोनेंस COOH तक जा नहीं रहा है। इसका मतलब OMe का COOH के लिए कौन सा इफेक्ट लिखना बेमानी हो जाएगा? +M। पहली चीज तो ये समझो, केवल और केवल OMe का कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? माइनस है। क्लियर बात? दूसरी बात, आउट ऑफ द प्लेन हुआ है तो हम लोग बोल ही रहे हैं कि यहां पर क्रॉस कॉन्जुगेशन जो है वो एक तरीके से देखो, नहीं तो केमिस्ट्री में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कम होगा सबसे, ये क्लियर है। तो क्या इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसी वजह से बढ़ गया है सर? और इन तीनों में कंपैरिजन अब इन्हीं से होगा। क्या निगेटिव चार्ज आएगा? -I से खींच रहा है, स्टेबल करेगा। निगेटिव चार्ज आएगा, +M से दे रहा है, अनस्टेबल करेगा। यानी मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो निगेटिव चार्ज आएगा उसको -I वाला घटा रहा है, यहां जितना है उतना ही रहेगा। यहां जो निगेटिव चार्ज है उसको +M से ये क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे। और यहां पर जो निगेटिव चार्ज है वो आराम से क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, क्योंकि कोई यहां पर डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। क्लियर है मामला? उतार लीजिए प्रॉपर। तो इस रिंग को ध्यान रखिएगा, ये कुछ अलग ही है, इसीलिए इतना लिखा भी दिए कि अगर आप पढ़ लोगे तो आ जाएगा, और जो बेचारा कहीं और पढ़ रहा होगा वो तुम्हारी कॉपी से पढ़ के जान जाएगा। वरना इस इफेक्ट में बहुत झंझट है, जिसको मैंने बड़े आराम से आपको समझाया है। कई बार बच्चे के दिमाग में होता है सर स्टेरिक इनहिबिशन क्या है, ऑर्थो इफेक्ट क्या है, सेम है कि अलग अलग? भाई
दोनों का मतलब जान जाओगे तो पता चल जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट एक सिचुएशन है, स्टेरिक इनहिबिशन कंक्लूजन है। वो कह रहा है कि स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस में रुकावट। बोलो सर, तो क्या यहां रेजोनेंस में रुकावट हुई है? हुई है। दुनिया में जहां जहां रुकावट के लिए खेद है वहां वहां पर क्या होगा? SIR। क्लियर है मामला? यहां पर रेजोनेंस में कमी आना या रेजोनेंस का ना होने का कारण क्या है? ऑर्थो पर कुछ लिखा था, इसलिए हमने इसकी सब नंबरिंग यानी सब नेमिंग कर दी ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर है मामला? कल को किसी और कारण से रेजोनेंस रुक जाएगा तो भी वहां क्या नाम होगा? SIR। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस मींस रेजोनेंस में रुकावट के लिए खेद है। लिखिए कॉपी में। अच्छा एक बात बताएं तुमको, अगर ये बात चेक करना, ऐसे तो 1000 बातें हैं, तुम आज घर जाके चेक ही करना मोबाइल में डाल डाल के। बात समझ में आ रही है? तो तुमको दूसरी वाली बात समझ में आएगी जो एग्जाम्पल अभी महात्मा वाला दिया था। लिखो SIR स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस में, सीधा लिखिएगा SIR स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस में रुकावट के लिए खेद है। जिन लोगों ने टीवी देखा होगा, DD न्यूज और ये सब, उनको इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा होगा। वहां जब भी सिग्नल नहीं आता था तो लिखकर आता था ये बात। तुम साले बता तो रहे, तुम लोग वो वाले बच्चे हो ना, क्या नाम है तुम्हारा? अरे ना ना ना, तुम लोग वही वाले मोबाइल वाले। अरे फेसबुक का एक ऐड आता था, याद है तुमको? जिसमें छोटा सा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो चलाने लगता है फेसबुक जैसे ही पैदा होता है। वो आज से 2-3 साल पहले उसका ऐड बहुत जोरों पे आता था सर। तुम वही वाले बच्चे हो, तुम ई बेबी हो, समझ रहे हो ना? ई समझ गए ना? ई बेबी हो, इंटरनेट वाले बेबी हो तुम। मतलब पैदा हुए हो, पैदा होते ही तुम्हें सीधे पता है। और जो लोग कहते थे ना कि वो पुरानी यादें आती हैं, जैसे कि कोई पैदा होता था तो बोलते थे पूर्व जन्म का याद होता है। अब अगली वाली जनरेशन में जो पैदा होगा उसे पूर्व जन्म का फेसबुक, यूट्यूब, ये सब याद आएगा सर। यहां तक मामला समझ में आ रहा है? अब हम इस पर एप्लीकेशन की बात करेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। आपको अपने आप ध्यान रखना है कि कब आपको ऑर्थो इफेक्ट लगाना है और कब नहीं लगाना है। आइए लिखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है आपको। एसिडिक, भाई इधर आ जाओ मेरे लाल, ऑर्डर। पहला, पहला है सर, एक बात सुनो, इधर देखो। जब चीज अच्छी पढ़ लिए हो और भगवान की दया से, ऊपर वाले की मेहरबानी से तुमको थोड़ी बहुत आ भी गई है, तो प्रयास करो कि अगर उसके 2-3 सवाल तुम निकाल ले जाओ तो थोड़ा और अच्छा फील करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? भिखारियों वाली प्रवृत्ति मत रहो कि 100 रुपये का नोट अगर किसी ने दे दिया तो बिल्कुल उछलते हुए सीधे ठेका पहुंच गए। बड़े आदमी और छोटे आदमी के बीच का डिफरेंस यही है, बड़ा और छोटा पैसे से नहीं सोच से आदमी होता है। भिखारी को 500 का नोट दो तुम, वो तुरंत जेब में रखेगा, कटोरा टोरा फेंकेगा, सीधे चल देगा। वो कभी दिमाग ये लगाएगा नहीं कि इसने मुझे 500 दिए हैं तो लाओ मैं इस 500 से सोचूं मैं इस काम को छोड़ के क्या कर सकता हूं। उसे 5000 मिलेगा तो वो क्या कहेगा पता है? लाओ मैं 10 दिन तक दारू और ये सब पीऊंगा और मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो जान रहा है मुझे लास्ट में काम वही करना है। तुम्हारी स्थिति वही, तुम्हें जब कुछ सब अच्छा मिल जाता है तो तुम उसे मिटाने पर तुरंत उतारू हो जाते हो। अब यहां सवाल देखो और बुद्धि लगाओ और बताओ हमको आंसर क्या है, और विद रीजन बताओगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा।
हमने क्या किया, सब कुछ ऑर्थो पे ही लगाया। अच्छा सुन लो, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो हम बकायदा ग्रुप बड़ा बड़ा बना के दिखा रहे हैं, वहां पे वो छोटा छोटा लिख कर देगा और इसको लिख कर देगा CH3 होल ट्वाइस। अरे बोलो ना यार, या लिख देगा C3H7 छोटा सा। तो ये तुम्हें समझना है 3 कार्बन मतलब बड़ा ग्रुप हो गया। आंसर यहां से यहां बढ़ेगा या वहां से यहां बढ़ेगा? वहां से। अच्छा अच्छा ठीक। क्या मैं ये कह सकता हूं इतने पोर्शन में, ठीक बात, इतने में बात करेंगे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इतने पोर्शन में साइज ऑफ बल्की ग्रुप लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है? तो अगर बल्की ग्रुप का साइज इंक्रीज कर रहा है तो वो बेंजीन रिंग को, बोलो COOH के प्लेन को ज्यादा रिपेल करके दूर भाग रहा होगा, यानी आउट ऑफ द प्लेन अगर ज्यादा होगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो क्रॉस कॉन्जुगेशन नाम की समस्या थी वो समस्या लेफ्ट टू राइट जाने पर ज्यादा कम हो रही है। कम हो रही है मतलब फायदा हो रहा है। क्रॉस कॉन्जुगेशन अगर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर रही है सर, इंक्रीज कर रही है। इनकी तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि इनके साथ कंपैरिजन हम कर रहे हैं। यहां पर क्या चीज है जो काम कर रही है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्योंकि कई बार यार स्टेटमेंट आ जाएगा और पूछेगा कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 कौन कौन से सही है, तो अगर ये बात पता होगी तभी आप दिमाग लगा पाएंगे। ठीक बात है। अच्छा मतलब तुम तो राजा आदमी हो, तुम्हें सब मालूम ही है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप थोड़ा हमें भी बता दें तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाए। क्या अगर मुझसे किसी ने पूछा ऑर्थो इफेक्ट कहां कहां लग रहा है तो ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप होना चाहिए तभी लग रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन्हीं तीनों में क्या काम कर रहा है? लिख लीजिए साहब, अब बड़े आदमी हैं, 10 मिनट के बाद आपको याद नहीं रहता है, लिख लीजिए। हाँ ये कर रहे हो, कल पेपर में मरोगे, अभी देखते जाना। हाँ बहुत मुस्कुरा रहे हो ना। इतना बता रहे हैं, अगर आप क्लास आते रहे, अगर जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहे, और मैं खुला चैलेंज आपको दे रहा हूं, मतलब खुला चैलेंज इन द सेंस कि आपको श्योरिटी दे रहा हूं और मैं सभी को दे रहा हूं, ये गारंटी है मेरी। अगर आप पूरे साल तक यानी लास्ट तक क्लास करते रहे, बीमार कम पड़े, जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना आपको आता है, आप एक सवाल बाहर का मत लगाइए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बड़ा मुश्किल है, सुनने में बड़ा मजेदार है कि लग रहा है कि जोश आ रहा है हमारे अंदर, लेकिन रोज आना बहुत मुश्किल टास्क है सर। अभी ठंडी आने वाली है और तुमको बहुत लगती है, नहीं लगती है? हाँ वो जिसे लग रहा है कि मेरी तरफ, हम सबकी तरफ उंगली उठा कह रहे हैं। अभी जैसे ठंडी आएगा, सुबह 7 बजे मैं ठंडी में भी आऊंगा सर। हाँ और एक बात सुन लो, मैं बता दूं, एक बात सुनिएगा सर, बहुत सिंपल सी कहानी है। हमारा फायदा बहुत बड़ा है जिसके लिए हम जान लड़ा रहे हैं। दुनिया का हर टीचर सिर्फ इसलिए जान लड़ा रहा है कि दुनिया के सारे प्रोफेशंस में आप क्या करेंगे, आप अपने जीवन में एक काम कर सकते हैं, आप जीवन में ज्यादा से ज्यादा एक जिंदगी बना पाएंगे अपनी या अपने घर वालों के आसपास। एक टीचर ही एक ऐसी जॉब है जो अगर हम लोगों वाली जैसी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे तो और बेटर है, जो स्कूलों में काम कर रहे हैं उनका जॉब भी वही है सर। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अंतर है। क्यों? हम कैसे पहचाने जाएंगे? सचिन तेंदुलकर का अगर नाम लिया जाएगा तो आचरेकर का नाम अपने आप आ जाएगा। बोलिए ना सर।
तो अगर शिष्य बड़ा होगा तो गुरु का नाम आएगा, और गुरु इसीलिए जान लड़ा रहा है, दुनिया का हर टीचर इसलिए जान लड़ा रहा है कि तुम सब हमारे हाथ पैर हो, तुम जहां जहां जा सकते हो। हम अकेले पूरी दुनिया नहीं जा सकते, लेकिन हम अकेले सबको भेज तो सकते ही हैं सर, इसलिए जान लड़ाई जा रही है। तैयारी के लिए यह मतलब नहीं कि सभी आईआईटी में चले जाए, लेकिन एक कमिटमेंट सब लोग कर सकते हैं कि हम सारे लोग सरकारी कॉलेज में तो कम से कम जाएंगे ही जाएंगे, उसके लिए हम जान लड़ा रहे हैं। बाकी आपकी मेहनत है, आपकी थोड़ी किस्मत है, किस्मत भी तो उसी का साथ देगी ना जो योद्धा होगा, किस्मत मक्कार आदमी का साथ देगी क्या? और क्या अच्छा एक बात बताओ, जो चीज पढ़ाई है बहुत डिफिकल्ट पार्ट है सर, जो चीज पढ़ाया है रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन पढ़ा रहा हूं मैं इस समय। क्या आपको एहसास हो रहा है कि वो डिफिकल्ट है? हंसी मजाक करते करते धीरे धीरे पढ़ा दे रहे हैं। अब आपको आना, ये हमारा टास्क यहां से खत्म हो गया। अब आपका टास्क शुरू होता है कि आपको उसको कैरी करना है सर। एग्जाम को क्वालिफाई करने का एक बड़ा सिंपल तरीका, कल आपका टेस्ट है, जितने लोगों ने रोज पढ़ा है वो डरेंगे नहीं सर, वो कहेंगे ठीक है यार आएगा तो दे लेंगे। क्यों? क्या पूछेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, पता है 14 के इधर उधर वाला मामला। इसमें थोड़ी कह रहे हैं कि वेव फंक्शन का कंसेप्ट पूरा बताओ हमको, वो तो पढ़ाते समय पढ़ाया जाता है। और जो तुम कहते हो पेपर का सवाल सरल आता है, सर जब आप चैप्टर लगा रहे हैं तो पेपर का सवाल मैं लगवा रहा हूं, आपने अभी अभी ताजा ताजा पढ़ा है तो ताजा ताजा आप उसको कर दे रहे हैं। मेन लड़ाई कब है? जब टेस्ट होता है, जब पेपर आएगा, वहां पर सवाल सरल नहीं आएगा। हर वो सवाल सरल है जो आपको आता है, और हर वो सवाल कठिन है जो आपको नहीं आता है। बहुत सिंपल सी कहानी हम जानते हैं। और सेलेक्ट होने के लिए पेपर उठा लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं 2023 के जेई मेंस के पेपर निकालिए, और ये आपके पास पेपर होना चाहिए। पेपर इन द सेंस यानी पूरा पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग अलग नहीं, एक साथ तीनों निकलवा लीजिए, या केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का, कम से कम 5-5 पेपर निकलवा लीजिए जेई मेंस के। सब नेट पे मिल जाता है, प्रिंट आउट निकलवा के रख लो, और केवल एक काम करो, क्या मालूम, सवाल देखो, उसके ऊपर चैप्टर लिखो, और सवाल पढ़ के क्या तुम्हें, इतने तुम 12वीं करके आए हो, सवाल की ऑथेंटिसिटी देखो कि 30 सवाल अगर आए हैं, 30 में से 25 करने हैं, तो क्या 25 में से 15 सवाल एवरेज हैं जो केवल फार्मूला और थोड़ी बातें पता है तो कर ले जाएंगे? तो 15 तिहाई 45 यानी 180 नंबर अगर नहीं आ रहे हैं तो हम क्राइम कर रहे हैं। सब लोग क्यों नहीं सेलेक्ट होते हैं? बस यही रीजन है जो बता रहे हैं। आता सबको है, बुद्धि सबके पास है सर, कोई बेवकूफ नहीं बैठा है यहाँ पे, सब लोग समझ ले रहा है जो समझदार आदमी, बात खत्म है। अब ऑर्थो इफेक्ट पढ़ लिए, अब ये इफेक्ट हमें कहां लगाना है ये इंपॉर्टेंट बात है। आइए सर, अगला लिखिएगा, COOH COOH सिंगल बॉन्ड OH COOH और ये सवाल अगर तुमने कर दिया तो तुम हीरो हो, ऐसा तुम मान सकते हो। उम्मीदें वैसे कम है हमको। बोलो मेरे लाल, क्या है मामला? प्राची कौन है? प्राची किसका नाम है? किसी का नाम नहीं है।
प्राची ने कल लिखा था कि एसी चला दिया करो सर, बिजली का बिल मत बचाया करो। भैया सर के हाथ में नहीं है रिमोट, चल रहा है, अब ठंडा नहीं हो रहा तो इसमें सर क्या कर दे बताओ। और जब सर के हाथ में होगा तो मैंने तो तुम्हें बताया ही है कि जब अपने हाथ में होगा तो शोभित सर से कह के अपने को क्या करना है, अपने को यहां नहीं पढ़ाना है सर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, बिल्कुल ठंडी जगह, बढ़िया क्लास पढ़ाई, क्लास पढ़ा के ऊपर छत में गए, एक बोतल पानी लिया, गिलास लिया और बैठ गए आराम से। पानी को ठंडा करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी का काम आप जानते ही हैं। सर इधर आइए, आंसर। थर्ड वाला सबसे ज्यादा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्यों? एक मिनट शांत रहना, शांत रहना, बोलो बेटा। ठीक है, और तो इफेक्ट नहीं लगेगा, फिर तो उसका प्लस एम लगेगा, प्लस एम लगेगा तो क्रॉस कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। अगर OH ग्रुप बल्कि ग्रुप नहीं है तो OH का प्लस एम लगेगा, प्लस एम लगेगा तो क्रॉस कॉन्जुगेशन और होगा। पहले बेंजीन रिंग अड़ंगा मारता था, अब ऑक्सीजन के लोन पेयर भी आएंगे और वो और ज्यादा अड़ंगा मारेंगे, और ज्यादा क्रॉस कॉन्जुगेशन करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगा। बोलो भैया, कितने लोगों ने ये बात सोची है? सबने गलत सोचा है। क्यों? सुनते जाइए सर। क्या ये बताइए, यहां पर ऑर्थो इफेक्ट कहीं नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन यानी OH बहुत छोटा ग्रुप है। तो पहली चीज लिखिए कॉपी में कि ऑर्थो इफेक्ट यहां काम नहीं करेगा। OH नन्ना मुन्ना ग्रुप, OH कैसा ग्रुप? नन्ना मुन्ना सा, स्मॉल बेबी है ये, तो इसका ऑर्थो इफेक्ट काम, ऑर्थो इफेक्ट क्या है? करते ही नहीं है काम, हटाओ इसको, भगाओ। अब सुनो, अब इसको दूसरी नजर से देखो। नजर क्या है सर? अगर H+ निकला, पूरी नजर तो साले तुम्हारी है। अब सुनते जाना, क्या यहां पर सैकड़ों बार पढ़ाया है, सैकड़ों बार, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। बात खत्म नहीं हुई सर, भागेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, और ना इसे करेंगे कि ऐसे ऐसे हो जाता है, क्योंकि बहुत क्लियर कंसेप्ट है अपने पास, अपने को हाथ पैर आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिफोर प्रोटोनेशन होता है, मतलब बिफोर प्रोटोनेशन, H+ देने से पहले, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आफ्टर प्रोटोनेशन होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। क्या COO- का देख रहे हैं? यानी आफ्टर प्रोटोनेशन जितना ज्यादा OH ऑर्थो पे होगा उतना ज्यादा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद एनायन, विद एनायन, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। क्या बात क्लियर है मेरी? बोलो भैया। तो इसलिए बड़ी सिंपल कहानी, नीचे लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर H+ के निकलने के बाद पता करके चलो इधर, कुछ नहीं कह रहा है। H+ निकलने के बाद एनायन ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट OH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेफ्ट टू राइट, H+ निकलने के बाद, अच्छा H+ कौन देगा? इधर देखो बे, ओए ओए ओए,
H प्लस कौन देगा? दोनों में से जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। स्ट्रॉन्गर एसिड अभी भी कौन है? C डबल OH। वो OH का बाप है, ऐसे समझो, वो OH का बाप है। ये सुनो, OH का मतलब ये राहुल गांधी है, जनेऊ वनेऊ धारी है और कह रहे हैं हम हिंदू बन रहे हैं, हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं। C डबल OH नरेंद्र मोदी, यानी ये कह रहे हैं कि हम परमानेंट हिंदू हैं। कभी भाजपा में नरेंद्र मोदी को ये कहते सुना है कि मैं हिंदू धर्म का पालन करता हूं? वो दिखता है सर, वही सेम चीज है। कितना भी हो स्टेबिलिटी यानी एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? C डबल OH का। तो याद रखना है, लिखिएगा कि OH ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। आफ्टर प्रोटोनेशन जरूर लिखना ब्रैकेट में। और सुनो दोस्त, बिल्कुल क्लियर बात, अगर प्रोटोनेशन कराने से पहले H प्लस निकालने से पहले ही हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बन गया तो वो H प्लस निकलने वाला नहीं है या निकलने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर H प्लस निकालने के बाद तगड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया तो वो H प्लस रिलेटिवली जल्दी निकलेगा। जल्दी निकलेगा तो जाहिर सी बात है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। वेरी गुड। अगला है, अभी रुके रहो, टाइम है यार, गया है ना पूछने, आ रहा है वो। तो इसका मतलब अब हम तुम्हें कुछ भी दें तुम कर ही दोगे, क्यों? आओ देखें। बातें मत करो यार, पता है बोलते हो दिमाग खराब होता है मेरा, गुस्सा चढ़ती है, फिर मन करता है तुमको क्या बोल रहे हो, बस वही जो तुम्हारे मन में आया था। अच्छा, दशहरे में छुट्टी नहीं करेंगे? नहीं समझे तुम, मेरी बात ही नहीं समझे। सोभी सर नया सेटअप अंदर लगवा ले रहे हैं। कौन सा वाला? ऑनलाइन वाला। दशहरा हो जाओ, अपने कोई दिक्कत नहीं। मैं अपना घर से 2-4-5 जोड़ी कपड़ा अपड़ा ले आऊंगा अभी नवंबर में। हाँ, मैं अपना यहीं मस्त रहूंगा और मैं अपना 3-3, 4-4 घंटे की क्लास ऑन करा दूंगा और बस धड़ाधड़ पढ़ाता चला जाऊंगा। और एक दिन में एक ही क्लास लेनी होगी तो एक ही शॉट में खेल खत्म, यानी 1 शॉट पढ़ाएंगे अब हम। हाँ, मजा आएगा। तुम उधर पटाखा छुटा रहे हो और इधर तुम्हें लगा अरे हाइड्रोकार्बन ओजोनोलिसिस, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन जोड़ दो। वीडियो रखे रहना, फुलझड़ी जलाते रहना, नहीं होगी तो मना कर देना बच्चों को। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बताएंगे अभी जरा। अरे रुक जाओ, क्या है, गरीब आदमी बड़ी दिक्कतें हैं जीवन में, वही वाला हिसाब नहीं है। अब एक बात बताएं, सुनो जी, क्या रहा करो, जैसे बहुत लोगों की आदत क्या होती है कि ए भाई एक बात बतानी है और उसके बाद क्या कहेंगे कि बाद में बताते हैं। होता है कि नहीं होता है? और आप लोग क्या करते हैं, आम आदमी की जिंदगी जो है वो क्या करता है, वो क्या बोलता है, ए भाई क्या बात है बताओ, अरे नहीं यार अभी बताओ यार। ये आम आदमी है जिनकी मेंटोस जिंदगी होती है। वो लोग क्या कहते हैं, वो जैसे ही कहा, अब जैसे हमारे साथ किसी ने हमसे अगर ये कलाकारी की कि एक बात बताएं और उसके बाद कि चलो चलो रहने दो, तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है रहने दो। अब मोबाइल ऑन और लीड लगा लिए, अब वो हमें देख रहा है कि ये साला सुन ही नहीं रहा, फिर क्या कह रहे हैं, सुनो तो बाद में बताओ, अब तुम तड़पो थोड़ी देर। अरे यार बताना है तो बताओ और नहीं बताना है तो मत बताओ। ये कहानी क्या है कि अभी नहीं बताएंगे बाद में बताएंगे, अरे बाद ही बताना फिर सीधे। यहां बताओ क्या है, हाँ हाँ और मुद्दे पे आओ। जल्दी जल्दी बताओ। इधर देखो, Cl थर्ड पीरियड एलिमेंट है, अच्छा खासा मोटा ताजा बड़ा ग्रुप एटम है, यानी ऑर्थो इफेक्ट क्रिएट
करेगा। तो अगर ऑर्थो इफेक्ट क्रिएट करेगा तो सुनिएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये भाई साहब 4 है। सुनते जाइए बात को पहले बहुत आराम से। क्या Cl बड़ा ग्रुप है? क्या यहां पर ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा? और अगर ऑर्थो इफेक्ट काम करता है तो इनकी तो लॉटरी खुल गई। सबसे पहले ये बाहर आके खड़े हो गए। अब बाकी लोग लड़ो मरो आपस में, यानी बाकी लोगों में क्रॉस कॉन्जुगेशन का साया अभी भी मौजूद है। इनमें जितना निगेटिव चार्ज है उतना ही है, इनमें नेगेटिव चार्ज है और Cl का -I इफेक्ट लग रहा है, जिससे ये इस नेगेटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। यहां आते हैं, यहां +M और -I दोनों है। बात समझिएगा, पैरा पर -I का इंपैक्ट कम हो गया है और यहां लीडिंग इफेक्ट भी कौन है? -I। तो इसका मतलब यहां निगेटिव चार्ज आएगा और ये क्या करेंगे? इसे कम तो करेंगे लेकिन बहुत नन्ना मुन्ना सा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? 2 के बाद कौन जाएगा? 3 जाएगा। उसके बाद सर, और उसके बाद इधर सुनिएगा, मैंने इस बार 4 को 1 से पहले क्यों लिखा है? क्योंकि नेट में ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? खींच ही रहा है, थोड़ा भी खींच रहा है तो फायदा हो रहा है। क्लियर है मामला? OCH3 वाले में पीछे फेंक दिया था। इतनी बात ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कल का टेस्ट बढ़िया से दीजिए, ठीक बात। आज मैं आपको इसी के बाद, यहां तक आपने हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया? अरे बोलो भैया। अब मैं आपको आज ही लेक्चर भेज दूंगा, या आज नहीं तो कल भेजूंगा। कल टेस्ट देने के बाद पढ़ना, कल तक आपको नहीं पढ़ना है उसको। क्या भेजेंगे सर? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक निकालना। क्लियर है मामला? इसे पढ़ेंगे तो हम सवाल लगाए, पढ़ाएंगे हम तब भी बताते चलेंगे, लेकिन एक बार देख कर आओगे तो आप उसको समझ सकते हो आराम से। सुनो, मैथ की क्लास नहीं है, पता है? अरे देखे रहना, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई खुशखबरी आए हो तुम्हें पहले से पता हो।